दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि लोग बात करते हैं कि भाई वो व्यक्ति बहुत सफल है, वो व्यक्ति बहुत किस्मत का धनी है, हमेशा किस्मत की बात होती है। लेकिन दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे बदकिस्मत खिलाड़ी की जो शायद बहुत बदकिस्मत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार सोलंकी और आप देख रहे हैं जीरो टू हीरो। यहाँ पे हम ऐसे लोगों की कहानी सुनाते हैं जो सड़क से उठ के आसमान को छू जाते हैं, यानी कि जीरो से हीरो बन जाते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम के सुपरस्टार बल्लेबाज संजू सैमसन की। बहुत सारे लोग जानते होंगे कि बहुत ही अंडररेटेड खिलाड़ी हैं। जी हाँ, इसीलिए मैं उन्हें बार बार बदकिस्मत खिलाड़ी कह रहा हूँ। दोस्तों, कमाल की कहानी है संजू सैमसन की, कमाल की एकदम ऐसी कहानी जो शायद ऐसी लगेगी कि शायद हमारी ही कहानी। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत बार फेल होते हैं, कई बार फेल होते हैं और सक्सेस हम बहुत कम टाइम के लिए होते हैं और ये कहानी बहुत ही मनोबल बढ़ाने वाली है। शुरुआत से हम इस कहानी को जानेंगे कि संजू सैमसन कहाँ पले बढ़े, कैसे उन्होंने क्रिकेट में अपनी रुचि दिखाई, कैसे वे भारतीय क्रिकेट टीम तक का उन्होंने सफ़र कैसे तय किया। आज पूरी की पूरी बात हम संजू सैमसन की करेंगे। हाल ही में हम सभी जानते हैं कि श्रीलंका टूर के लिए टीम इंडिया का अनाउंसमेंट हुआ है और संजू सैमसन का नाम T20 टीम में तो आया है, लेकिन ODI टीम में उनका नाम नहीं आया है। और एक बार फिर से उनके फैंस, उनके जो भी उनके चाहने वाले हैं, फिर से उन्हें दुख हुआ है कि एक बार फिर संजू को जगह नहीं मिली है, एक बार फिर से संजू को नज़रअंदाज कर दिया गया। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप हुआ जिसमें उनका सिलेक्शन हुआ था, वे 15 में शामिल थे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें एक भी मैच संजू सैमसन को वहाँ पे नहीं खिलाया गया। यार, माना कि एक ऐसे एरा में संजू सैमसन ने टीम इंडिया में डेब्यू किया जिसमें महेंद्र सिंह धोनी थे, जिसमें ईशान किशन है, जिसमें ऋषभ पंत है, जिसमें KL राहुल है, लेकिन इन सब के बीच में संजू सैमसन शायद अपनी जगह बनाने में हमेशा उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा है। दोस्तों, संजू सैमसन का जन्म केरल के तिरुवनंतपुरम में 11 नवंबर 1994 को होता है, लेकिन उनके पिताजी सैमसन विश्वनाथ जो कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे, तो इसलिए उनका परिवार दिल्ली में पुलिस कॉलोनी में रहता था। उनके पिताजी एक फुटबॉलर भी थे और उन्होंने संतोष ट्रॉफी में दिल्ली का प्रतिनिधित्व भी किया था। वे एक एथलीट थे और अपने बच्चों को चाहते थे कि वे एक क्रिकेटर बन जाए। संजू सैमसन की मां का नाम लीजी विश्वनाथ है और उनका एक छोटा भाई है जिसका नाम सैली सैमसन है। दोस्तों, संजू सैमसन के पिताजी शुरू से ही चाहते थे कि उनके बच्चे क्रिकेटर बने, इसलिए उन्होंने बचपन से ही अपने बच्चों को क्रिकेट की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। बल्कि वे गली मोहल्ले में मैदान में अपने बच्चों को खिलाने के लिए टूर्नामेंट तक आयोजित करते रहते थे। लेकिन अफसोस की बात कि दिल्ली की अंडर 13 टीम में संजू का सिलेक्शन नहीं होता है। इससे बहुत ज़्यादा उनके पिताजी निराश हो जाते हैं और वे अपनी कांस्टेबल की जॉब छोड़ देते हैं और वे शिफ्ट हो जाते हैं केरल में। वे सोचते हैं कि शायद केरल में जाके उनके बच्चों का सिलेक्शन वहाँ की अंडर 13 टीम में हो जाए, इसलिए वे दिल्ली में अपनी जॉब को छोड़ देते हैं और केरल में शिफ्ट हो जाते हैं। दोस्तों, संजू की प्रारंभिक पढ़ाई दिल्ली के रोजरी सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल से होती है। उसके बाद वे केरल शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पे अपने क्रिकेट का प्रशिक्षण बीजू जॉर्ज से लेते हैं। उनके पिताजी बहुत मेहनत करते हैं उनको क्रिकेटर बनाने के लिए। और दोस्तों, थोड़े ही दिनों के बाद संजू सैमसन का सिलेक्शन केरल की अंडर 13 टीम में हो जाता है। साउथ जोन के एक टूर्नामेंट में वे 4 मैचों में 5 शतक लगाते हैं और उनका नाम केरल में गूंजने लगता है। इसके बाद वे अंडर 16 टीम में शामिल होते हैं और वहां पर विजय मर्चेंट ट्रॉफी में वे गोवा के खिलाफ 138 गेंद में दोहरा शतक लगाते हैं। इसके बाद संजू का करियर नई दिशा में जाने लगता है। वे जल्द ही केरल की रणजी टीम में सिलेक्ट हो जाते हैं और साथ ही साथ भारत की अंडर 19 टीम में एशिया कप की टीम में वे सिलेक्ट हो जाते हैं, जो कि मलेशिया में होने जा रहा था। वहां पे वे जाते हैं, लेकिन वहां पे वे सुपर फ्लॉप हो जाते हैं और 3 मैच में सिर्फ 14 रन बना पाते हैं और टीम से बाहर हो जाते हैं। इसके बाद वे अगले साल फिर टीम में सिलेक्ट होते हैं और अंडर 19 एशिया कप, जो कि इस बार UAE में होने जा रहा था, वहां पे वे टीम के उप कप्तान भी बनाए जाते हैं और फाइनल में शानदार शतक लगाते हैं और लोगों के दिलों में अपना नाम दर्ज करते हैं। डोमेस्टिक में वे लगातार रन्स बनाते हैं। थोड़े दिनों के बाद इंग्लैंड जाने वाली टीम इंडिया में उनका सिलेक्शन हो जाता है। वे धोनी के बैकअप के रूप में वहां पे जाते हैं और
17 सदस्यीय टीम में वे शामिल हो जाते हैं, लेकिन वहां पे उन्हें एक भी मैच नहीं खिलाया जाता, यहां तक उनका डेब्यू नहीं होता है। और इसके बाद साल 2015 में जिम्बाब्वे टूर के लिए उनका सिलेक्शन फिर से टीम इंडिया के अंदर होता है और अब 19 जुलाई 2015 को उनका डेब्यू मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ होता है। उस मैच में वे ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाते हैं। Oh, beautiful shot. और इस सीरीज के बाद उनको टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है क्योंकि उनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहता और इसके साथ साथ डोमेस्टिक में भी उनका परफॉर्मेंस बहुत ही निराशाजनक रहता है। 2015-16 में उन्हें केरल का कप्तान नियुक्त किया जाता है। टीम के खराब प्रदर्शन के साथ साथ वे भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसके बाद 2016-17 के रणजी ट्रॉफी में वे शानदार वापसी करते हैं और करीब 600 से ज्यादा रन वे उस सीजन में बनाते हैं। और बात करें उनके आईपीएल करियर की तो 2012 में कोलकाता नाइट राइडर्स उन्हें सबसे पहले अपनी टीम से जोड़ती है, लेकिन उस सीजन में उन्हें एक भी मैच नहीं खिलाया जाता। इसके बाद राजस्थान रॉयल्स उन्हें 2013 में खरीदती है और अपने दूसरे ही मैच में वे कमाल की पारी खेलते हैं और करीब 43 गेंदों पर 61 रनों की लाजवाब पारी खेलते हैं। उस समय सबसे युवा बल्लेबाज होते हैं आईपीएल में अर्धशतक लगाने वाले। उस साल वे बेहद गजब का प्रदर्शन वहां पे करते हैं और करीब 200 से ज्यादा रन उस सीजन में आईपीएल में बनाते हैं 2013 में। उसके बाद वे 2014 में भी टीम से जुड़े रहते हैं। उसके बाद 2016 में जब राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी आईपीएल से बाहर होती है और 2016-17 के सीजन के लिए वे दिल्ली डेयर डेविल से जुड़ते हैं और दिल्ली के लिए वे शानदार प्रदर्शन वहां पे करते हैं और शतक भी लगाते हैं। इसके बाद 2018 में वापस उन्हें 8 करोड़ रुपए की प्राइज मनी के साथ में राजस्थान रॉयल्स उन्हें खरीद लेता है। लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें चलती रहती हैं। वे डोमेस्टिक में लगातार अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, आईपीएल में अच्छा खेलते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें टीम में नहीं चुना जाता। इसके बाद वे विजय हजारे ट्रॉफी में फिर से गोवा के खिलाफ दोहरा शतक जमाते हैं। उसके बाद लगभग 5 सालों के बाद, क्योंकि 2015 में उन्होंने जिम्बाब्वे के विरुद्ध T20 मैच खेला था, उसके बाद वे 2020 में फिर से टीम इंडिया में शामिल किए जाते हैं और अब लगता है कि शायद संजू सैमसन कंसिस्टेंट प्लेयर के तौर पर भारत के लिए खेलेंगे। लेकिन इस बीच में कई सारे विकेटकीपर भारतीय टीम को मिल जाते हैं, जिसमें ईशान किशन, ऋषभ पंत, केएल राहुल जैसे कई सारे विकेटकीपर वहां पे भारतीय टीम के अंदर होते हैं। तो इन सभी विकेटकीपर्स के बीच में अपनी जगह बना पाना संजू सैमसन के लिए बहुत ही संघर्ष भरा हो रहा था और वे लगातार कभी टीम के अंदर होते, कभी टीम से बाहर होते। इसके बाद 2021 में उन्हें आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स कप्तान नियुक्त करती है और वे शानदार परफॉर्मेंस वहां पे अपना जारी रखते हैं, लेकिन टीम इंडिया में वे अपनी जगह पक्की नहीं कर पा रहे थे। अपने T20 डेब्यू के 6 साल के बाद वे अपना ओडीआई डेब्यू श्रीलंका के खिलाफ करते हैं और कभी टीम के अंदर रहते तो कभी टीम से बाहर कर दिए जाते। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहता है दोस्तों। इसके बाद में उन्हें 2024 के T20 वर्ल्ड कप की टीम का भी हिस्सा बनाया जाता है, लेकिन वहां पे उन्हें एक भी मैच वहां पे नहीं खिलाया जाता। कमाल का ये मतलब संजू सैमसन का सफर रहता है। वे 2015 में जब उन्होंने अपना टीम इंडिया के अंदर डेब्यू किया था, जब उनकी उम्र 20 वर्ष थी और आज वे 29 साल के हैं और अपने डेब्यू करने के 9 साल के अंदर करीब 16 ओडीआई उन्होंने खेले हैं और करीब 27 T20 मैचेस उन्होंने खेले। इन 9 सालों के सफर में संजू सैमसन कभी भी भारतीय टीम में कंसिस्टेंट प्लेयर के तौर पे नहीं रह पाए और बहुत ही एक अंडररेटेड खिलाड़ी बनकर रह गए। लेकिन दोस्तों निराशा जब होती है जब परफॉर्मेंस देने के बाद टीम से बाहर कर दिया जाता है। उन्होंने लास्ट ओडीआई मैच में अपना दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 108 रनों की पारी खेली थी। सीधा खेला और ये ओडीआई ने किए 100 पर हस्ताक्षर। क्या बात संजू। लेकिन हाल ही में जब टीम श्रीलंका दौरे के लिए जाने वाली है तो उस टीम में संजू सैमसन का सिलेक्शन नहीं हुआ है। यहाँ पे कई सारे जो क्रिकेट पंडित हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई संजू सैमसन बार बार मतलब इस तरह से उनके साथ क्यों किया जा रहा है। इतने 9 सालों के अंदर सिर्फ 15-16 ओडीआई उन्हें खिलाए गए हैं और इन 9 सालों के अंदर सिर्फ 27 T20 मैचेस उनको खिलाए गए हैं, जबकि घरेलू टूर्नामेंट्स और आईपीएल में उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। दोस्तों अगर बात करें संजू सैमसन की पर्सनल लाइफ की तो उन्होंने चारुलता रमेश से 2018 में शादी की है। वे उनकी गर्लफ्रेंड थी और करीब 5 सालों तक उन्होंने उन्हें डेट किया है। उसके बाद 2018 में उन्होंने केरल में उनसे शादी की है। वे कॉलेज के दिनों से साथ में पढ़ते थे। और अगर बात करें उनकी नेटवर्थ की तो करीब 80 करोड़ से ज्यादा की उनकी नेटवर्थ है।
दोस्तों, संजू सैमसन भारतीय क्रिकेट टीम का अभी हिस्सा हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में अभी तक जो उन्हें नहीं मिला है, अभी तक जो वे भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी छाप नहीं छोड़ पाए हैं, शायद उन्हें मौके मिले और वे अपनी अमिट छाप वहां पे छोड़े। दोस्तों, संजू सैमसन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैदान पर हमेशा कूल दिखाई देते हैं, हमेशा शांत स्वभाव के दिखाई देते हैं, लेकिन जब आज से कुछ साल पहले जब टीम के अंदर उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, बार बार वे डिसअपॉइंट हो रहे थे, तो उन्होंने गुस्से में अपना बल्ला वहां पे तोड़ दिया और कहा जाता है कि इसके लिए वे बहुत निराश हुए थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, कहीं ना कहीं वे भी एक इंसान हैं और सब्र की भी एक सीमा होती है, लेकिन इन 9 सालों में हम देखते हैं कि संजू सैमसन के साथ में ठीक नहीं हुआ है। कई बार उन्हें परफॉर्मेंस देने के बाद भी उन्हें टीम से बाहर किया गया है। अगर आपको लगता है कि संजू को टीम में होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि संजू सैमसन को टीम में होना चाहिए। संजू सैमसन की जिंदगी की ये कहानी बहुत प्रभावित करती है, ये बहुत मोटिवेट करती है कि हर एक व्यक्ति जो जिंदगी में बार बार असफल होता है, लेकिन फिर भी वो लड़ता है, वो फाइट करता है कि नहीं, एक दिन होगा, सब सही होगा। और मुझे याद आता है कि उनके पिताजी का वो सपना, जब वो हेड कांस्टेबल थे और उन्होंने ये सपना देखा कि यार मेरा बच्चा आगे जाके भारतीय क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हो, भारत के लिए क्रिकेट खेले, वे अपनी नौकरी छोड़कर जो दिल्ली में नौकरी करते थे उसे वहाँ पे छोड़ते हैं और केरल में शिफ्ट होते हैं। वहाँ पे कुछ नया छोटा मोटा अपना बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को अच्छा प्रशिक्षण भी दिलाते हैं। यशपाल जी जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, उनसे वे कोचिंग दिलाते हैं और भी तमाम जो भी उनके तरफ से जो भी प्रशिक्षण वे दिलवा सकते थे, बेहतर कर सकते थे अपने बेटे के लिए, वे करते हैं। उसके बाद संजू लगातार मेहनत करते हैं, अंडर 13 में वे सिलेक्ट होते हैं, अंडर 16 में वे सिलेक्ट होते हैं, वहाँ परफॉर्म करते हैं। इसके बाद वे केरल के रणजी टीम के कैप्टन बनाए जाते हैं। उसके बाद वे भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होते हैं, वहाँ परफॉर्म करते हैं। उसके बाद नेशनल टीम में आते हैं, लेकिन उसके बाद एक मैच खेलने के बाद 5 साल तक वे टीम से ड्रॉप रहते हैं। शायद कई खिलाड़ी ऐसे होंगे जो इतने लंबे समय तक ड्रॉप होने के बाद रिटायरमेंट घोषित कर दें, हमने कई ऐसे तमाम खिलाड़ी देखे, लेकिन संजू कभी नहीं टूटे। संजू लड़ते रहे, फाइट करते रहे और 2020 में फिर से वे टीम में आए। उसके बाद टीम में फिर वापस आए, फिर बाहर हुए, फिर वापस आए, फिर बाहर हुए और यही कई सालों तक ये चीज़ चलती रही। आज करीब 9 साल संजू सैमसन को भारतीय क्रिकेट टीम में हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी भी अपनी टीम, अपनी जगह बनाने के लिए वे संघर्ष कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में संजू सैमसन ज़रूर टीम इंडिया के अंदर कंसिस्टेंट प्लेयर होंगे और वे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अगर उनके क्रिकेट करियर का हम आंकड़ों की बात करें तो भारत के लिए 16 ओडीआई मैच उन्होंने खेले हैं, जिसमें 510 रन उन्होंने बनाए हैं 57 के एवरेज से। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि एक खिलाड़ी 57 का एवरेज वहाँ पे मेंटेन करता है, उसके बाद भी उसे टीम में नहीं खिलाया जाता। और इसके साथ साथ अगर T20 करियर की बात करें तो 27 T20 मैचेस उन्होंने खेले हैं और 444 रन उन्होंने बनाए हैं। इसके अलावा IPL करियर की बात करें तो 167 मैचेस उन्होंने खेले हैं, जिसमें करीब 4,400 से ऊपर उनके रन हैं और 25 हाफ सेंचुरीज़, 3 सेंचुरीज़ उन्होंने लगाई है और तमाम रिकॉर्ड उनके नाम पर दर्ज है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में भारत के लिए वे खेलते हुए दिखाई देंगे। संजू सैमसन एक ऐसा खिलाड़ी है जो कभी भी दोस्तों वो PR पे काम नहीं करेगा। वो उनके साथ में वो एक्ट्रेसेस के साथ में उनके अफेयर्स सुनाई नहीं देंगे। वो टेटू बनाने वाले वो खिलाड़ी नहीं होंगे। वो सोशल मीडिया पे कई सारे फॉलोअर्स वाले खिलाड़ी नहीं हैं। सिर्फ परफॉर्मेंस से टीम में जगह बनाने वाले खिलाड़ी हैं, ये हम सभी जानते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी थी संजू सैमसन की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा लें ताकि हम भी मोटिवेट हो सके। और अगर आपको लगता है कि संजू को टीम में होना चाहिए, उनके साथ गलत हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें #JusticeForSanju Samson। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।